नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोग अभी तक 4-5 दिन मुझे हेल्प किए और ये सेशन को कंडक्ट किए। थैंक यू सभी लोगों का। कुछ असली में ऐसा प्रॉब्लम हो गया था ना कि हमारे घर में किसी को ना हार्ट अटैक आया था, तो वहां पे संडे पूरा सुबह से जाना पड़ा और उसके बाद में मैनेज करने में ही बहुत टाइम जा रहा था। तो वो अभी हो गया, डिस्चार्ज मिल गया। तो अभी हम ये शुरू करते हैं। थैंक यू कंचन मैम, मोनिका मैम, आप लोगों ने अच्छा से सब किया। अभी मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ और हम लोग अभी ये करेंगे स्टार्ट। 1 मिनट। हम लोग द्रव्य गुण पढ़ेंगे। द्रव्य गुण में भी बहुत सारा स्कोरिंग हो जाता है, तो मैं अभी बताता हूँ, फिर आप लोग भी बोलिएगा। द्रव्य गुण भाग 2, इसमें हम लोग देख रहे हैं ना। 1 मिनट रुकिए, मैं को होस्ट बना देता हूँ। 2-3 लोगों को को होस्ट भी बना देना चाहिए। 1 मिनट। और मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे दिया है। तो देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है द्रव्य गुण। इसमें द्रव्य गुण भाग 2, देखिए मैंने बड़ा कर दिया। इसमें देखिए हम लोग पुष्प यूज करते हैं ना, तो करवीर का श्वेत पुष्प ऐसे नाम है, उसके 2 प्रकार होते हैं। और अर्क का यहाँ पे इंद्र वारुणी लिखा है। रक्त पुष्प किसको बोलते हैं, तो करवीर को बोलते हैं रक्त पुष्प, या अर्क को बोलते हैं रक्त पुष्प। सदा पुष्पा किसको बोलते हैं, तो अर्क को बोलते हैं। आप कभी भी अर्क का पेड़ देखेंगे ना, तो वहां पे हमेशा फूल लगता रहता है, इसलिए उसका नाम है सदा पुष्पा। उसी तरह से मदन फल को क्या बोलते हैं, विश्व पुष्पक, ऐसे नाम है। फिर उसके बाद में चंद्रशूर, जो हम हाइट बढ़ाने के लिए चंद्रशूर यूज करते हैं, उसका नाम है वास पुष्पा। द्रोण पुष्पी को बोलते हैं फले पुष्पा। निर्गुंडी को बोलते हैं नील पुष्पी या श्वेत पुष्पी। आप लोग को जितना याद होता है बस याद होने दीजिए, जो आएगा वो आएगा। पत्र में अगर देखेंगे तो सूक्ष्म पत्र किसको बोलते हैं, तो बबूल को बोलते हैं, क्योंकि उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। सुरभि पत्रा किसको बोलते हैं, तो जम्बू को बोलते हैं। जामुन के पत्ते को सुरभि पत्रा बोलते हैं। पद्म पत्र किसको बोलते हैं, तो पुष्कर मूल को बोलते हैं। बाल पत्र किसको बोलते हैं, तो खदीर को बोलते हैं। जीर्ण पत्र किसको बोलते हैं, तो लोद्र को बोलते हैं। बृहद पत्र किसको बोलते हैं, तो लोद्र को बोलते हैं। यह सब बहुत ज्यादा काम आता है जब हम टीका पढ़ते हैं ना। तो जैसे ग्रंथिक किसको बोलते हैं, ये हम लोग को याद नहीं आ रहा था, ग्रंथिक किसको बोलते हैं। तो ये सब ना संहिताओं में ऐसे ही शब्द यूज करके, सिनोनिम यूज करके बहुत सारे आचार्यों ने बताए। फिर जीर्ण पत्र लोद्र को बोलते हैं। बृहद पत्र लोद्र को बोलते हैं। दीर्घ पत्र किसको बोलते हैं, तो कुपिलु को बोलते हैं। और दीर्घ पत्रिका किसको बोलते हैं, तो पुनर्नवा को बोलते हैं। शुद्र पत्री किसको बोलते हैं, तो वचा को शुद्र पत्री बोलते हैं। और तालिस पत्र किसको बोलते हैं, तो धात्री पत्र को बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे आंवला को धात्री बोलते हैं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ धात्री पत्र मतलब तालिस पत्र।
या पत्राढ़ धाती पत्र का ये और ये सारा नाम भाव प्रकाश निघंटू में आप देखेंगे एक एक श्लोक के मतलब स्टार्टिंग जब होता है ना, जैसे बोलते हैं गुडुची कटुका तिक्ता स्वागत उपाकर रसायनी, उसके पहले ना पर्याय नाम के 4-5 लाइन दिए रहते हैं, तो वहां पे आपको ओरिजिनल रेफरेंस मिल जाएगा। मातुल पुत्र धत्तुर को बोलते हैं। फिर आंख से रिलेटेड जो नाम है, अक्ष से रिलेटेड वो क्या है, तो मेष लोचन, मेष मतलब बकरा, बकरे के आंख जैसा कौन रहता है, तो चक्रमर्द नाम की वनस्पति को बोलते हैं। अक्ष मतलब विभितक को बोलते हैं। महिषाक्ष किसको बोलते हैं, जो भैंस के आंख जैसा कौन होता है, तो गुग्गुल को बोलते हैं। गवाक्षी इंद्रवारुणी को बोलते हैं। कुबेराक्षाधिवटी जब बोलते हैं ना कि कुबेराक्षाधिवटी पीसीओडी में काम करता है, तो उसमें मेन क्या होता है, तो लता करंज होता है, लता करंज को कुबेराक्ष बोलते हैं। और कुबेराक्षी ये पाटला को बोलते हैं। भुजंगाक्षी ये सर्पगंधा को बोलते हैं। भुजंग मतलब सांप, और उसके आंख जैसा कौन होता है, तो सर्पगंधा। ऐसे पुष्प अगर देखेंगे तो अब फूल नाम से क्या क्या है, पुष्प नाम से बकुल को स्थिर पुष्प बोलते हैं, बकुल को चिर पुष्प भी बोलते हैं, कुष्मांड को पीत पुष्प बोलते हैं, शालमली का जो फूल रहता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए रक्त पुष्प बोलते हैं, और पलाश को रक्त पुष्पक बोलते हैं। कुटज को मल्लिका पुष्प, मल्लिका पुष्प मतलब मल्लिका मतलब जो पहाड़ों पे होता है, गिरी मल्लिका, जो पहाड़ों पे होता है फूल, इसलिए गिरी पुष्पक, मल्लिका पुष्प। कांचनार को शोण पुष्पक, कांचनार को ताम्र पुष्प, क्योंकि उसके फूल होते हैं वो कॉपरी कलर के होते हैं, ताम्र पुष्प। पाटला और धातकी को ताम्र पुष्पी, धातकी और पाटला को बहुपुष्पी, धातकी पाटला को धातु पुष्पी। हाँ, और दाड़िम को लोहित पुष्पक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोहित पुष्पक। अशोक को हेम पुष्पक, हेम मतलब गोल्ड, गोल्ड की तरह जो फूल रहता है वो अशोक को बोलते हैं। या पिंड पुष्प अशोक को बोलते हैं। अशोक को मधु पुष्प, गंध पुष्प भी बोलते हैं। शीरीष को मृदु पुष्प बोलते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये सब पर्याय नाम पे आते हैं, जितना याद होता है करिए, नहीं होता है छोड़ दीजिए, हमें बस पढ़ते रहना है, जो याद है वो आए। फिर उसके बाद में कलिद्रुम, कलिद्रुम जो है द्रुम शब्द से जो पर्याय है वो विविधता को कलिद्रुम, गोक्षुर को चर्णद्रुम, दारुहद्रा को पीतद्रुम, पीला है ना तो इसलिए पीतद्रुम, कुटज है पांडुरद्रुम, अगस्ती को मुनिद्रुम, आरगवत को नृपद्रुम, ऐसे द्रुम शब्द के हैं। फिर पर्णी शब्द, पर्णी है तो मधुपर्णिका गंभारी को बोलते हैं, काश्मीरी को गंभारी को मधुपर्णिका, गुडुची को मधुपर्णी बोलते हैं। चित्रपर्णी किसको बोलते हैं, तो कृष्णिपर्णी को बोलते हैं। त्रिपर्णी 3 पत्तों वाला शालिपर्णी, गंध प्रसारणी को भद्रपर्णी। सिंह पर्णी किसको बोलते हैं, क्योंकि वासा जो रहता है, वासा का जो पत्ते होते हैं ना सिंह के ऐसे रहते हैं, इसलिए सिंह पर्णी। चंदन को पर्णिका बोलते हैं। फिर अच्छी पर्णी किसको बोलते हैं, तो अग्निमंथ को बोलते हैं। श्रीपर्ण किसको बोलते हैं, तो अग्निमंथ को ही बोलते हैं। श्रीपर्णी गणिकारिका, काश्मीरी को बोलते हैं गणिकारिका या श्रीपर्णी। कटफल, कटफल को भी बोलते हैं श्रीपर्णी। इसके बाद में आता है वृक्ष, वृक्ष किसके नाम पे है, तो महावृक्ष स्नुही को बोलते हैं। स्नुही आप लोग को मालूम है कैक्टस जैसा होता है प्लांट, और पहाड़ों पे होता है, और उसका जो शार निकलता है वो हम लोग शार सूत्र में यूज करते हैं, तो महावृक्ष उसका नाम है। पलाश को ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि पलाश के पेड़ की पूजा करने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे लोग बोलते हैं, तो ब्रह्म वृक्ष। कुटज को इंद्र वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि इंद्र को बहुत ज्यादा, और इंद्र यव भी बोलते हैं उसके बीज को, इंद्र को वो वृक्ष बहुत पसंद है, इसलिए मतलब जहां पर भी इंद्र का जो लोक है, इंद्र लोक, वहां पे ये वृक्ष बहुत पाया जाता है, इसलिए इंद्र वृक्ष। आरगवत को राज वृक्ष, राजाओं का जो घर रहता था, या दिल्ली में भी आप लोग देखेंगे तो दिल्ली में आरगवत बहुत है, बंदर बहुत खाते हैं आरगवत का वो जो मगज है, तो राज वृक्ष। शरपुंखा को नीली वृक्ष बोलते हैं, नीले रंग का वृक्ष होता है। औदुंबर को शीर वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि औदुंबर के हर जगह से दूध निकलता है, इसलिए शीर वृक्ष। अर्जुन को क्या बोलते हैं, तो वीर वृक्ष, या भल्लाता को भी वीर वृक्ष बोलते हैं। कुष्ठ जो है, कुष्ठ नाम से बहुत सारी वनस्पतियां हैं, तो अभी क्या है ना, हमारे जमदग्नि सर हैं, उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला है कि आप लोग जब भी क्लिनिक खोलें तो आप लोग विश्व नाम जरूर रखिए। तो अभी आप आकांक्षा मैम का क्लिनिक का नाम ढूंढ के बताइए, आपका ये होमवर्क है। उनके क्लिनिक के नाम के आगे विश्व लिखा है, और जमदग्नि सर के स्टूडेंट का ये टिपिकल, आप अगर जानना चाहते हैं कि वो जमदग्नि सर के स्टूडेंट है, तो उनके नाम के आगे, क्लिनिक के नाम के आगे विश्व जरूर होगा, क्योंकि वो विश्व परंपरा से है।
आप आकांक्षा मैम के क्लिनिक का नाम अभी आएंगे तो पूछिएगा, वो बताएंगी। तो वैसे ही कुष्ठ वैरी किसको बोलते हैं? तो तुवरक को बोलते हैं। कुष्ठग्न कौन होता है? तो खदीर को बोलते हैं। कुष्ठग्नि किसको बोलते हैं? तो बाकुची को बोलते हैं। कुष्ठहा किसको बोलते हैं? तो पटोल को बोलते हैं। कुष्ठ भेद किसको बोलते हैं? तो पुष्कर मूल को बोलते हैं। कुष्ठ गंधिनी किसको बोलते हैं? तो अश्वगंधा को बोलते हैं। वक्रा किसको बोलते हैं? तो कर्कट श्रृंगी को वक्रा बोलते हैं। चक्री किसको बोलते हैं? तो चक्रमर्द को। चक्रांगी किसको बोलते हैं? तो कुटकी को बोलते हैं। गुडुची किसको बोलते हैं? गुडुची मतलब चक्र लक्षणी का ये पर्याय नाम है। हाँ, मेरे क्लिनिक का क्या नाम? मेरा क्लिनिक का नाम तो मेरे दादाजी के नाम से है। और मेन बात है ना, जमदग्नि सर जो बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन जमदग्नि सर के जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो जो दादा महाराज सांगवड़ेकर जो थे, उनका जिन्होंने दीक्षा लिया है, मतलब आध्यात्मिक गुरु का जिन्होंने दीक्षा लिया है, वो विश्व नाम रखते हैं। तो मैंने केवल जमदग्नि सर को गुरु मानता हूँ। मैं उनके गुरु जी को मैं गुरु के रूप में रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने दीक्षा नहीं लिया है। तो मैंने अपने अपने दादाजी के नाम पे लिया है, मैंने उनका दीक्षा नहीं लिया। मैंने ऐसे सोचा था मेरे एक ही गुरु है, मेरे जमदग्नि सर ही गुरु हैं, और मैं कोई और को नहीं ऐसे फॉलो करूंगा। सबका अपना अपना मत होता है, ऐसा बात है। मेरे जो है वो मेरे दादाजी का नाम है रघुनाथ आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अभी आकांक्षा मैम ने भी लिया है दीक्षा उनके आध्यात्मिक गुरु जी का, तो वो विश्व परंपरा वाले हैं। कृमि नाम से देखिए क्या है, तो अगरु को कृमिज बोलते हैं। विडंग किसको बोलते हैं? विडंग को क्या बोलते हैं? कृमिघ्न। कृमिघ्नि किसको बोलते हैं? तो हरिद्रा को बोलते हैं। कृमि वृक्ष को बोलते हैं तो औदुंबर को। ये बार बार पढ़ते रहेंगे ना, जैसे हम लोग को संस्कृत पढ़ने में कैसे डिफिकल्टी होती है, तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते आ गया, अब वैसे ये बार बार पढ़ते रहेंगे ना तो हमको याद हो जाता है ये चीज। कृमिघ्न किस बोलते हैं? विडंग को। कृमिघ्नि किस बोलते हैं? हरिद्रा को। कृमि वृक्ष किस बोलते हैं? तो औदुंबर को बोलते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। जितना याद होता है याद करिए, जो नहीं याद होता है छोड़ दीजिए। लोड लेके बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ाई करना है कि हमको याद नहीं हो रहा, और ऐसे सोचते नहीं रहना, जितना होता है होता है। फल देखिए, फल में देखेंगे तो अक्षफल किसको बोलते हैं? तो बिबितक को अक्षफल बोलते हैं। उसके फल जो रहते हैं आंख की तरह रहते हैं, तो इसलिए अक्षफल। महाफला किसको बोलते हैं? तो जामुन को बोलते हैं, या इंद्र वारुणी को बोलते हैं। वृहत फल किसको बोलते हैं? तो कुष्मांड को बोलते हैं। मतलब बड़ा वाला फल होता है कुष्मांड, पेठा। उसी तरह से दीर्घ फल, लंबा जो फल होता है कौन सा होता है? लेंथ में बड़ा, तो आरगवत। राजी फल किसको बोलते हैं? तो पटोल को। पांडु फल किसको बोलते हैं? तो पटोल को। अमृत फल किसको बोलते हैं? तो पटोल को। श्रीफल किसको बोलते हैं? तो श्रीफल आमलकी को भी बोलते हैं, बेल को भी बोलते हैं। बेल का फल जो होता है ना, श्रीफल बोलते हैं। आप लोग को मालूम होगा, पुराने जमाने में कोई भी मेहमान घर में आए ना, तो श्रीफल का ना वो शरबत बनाया जाता था। पका हुआ बिल्व फोड़ के और उसका अंदर का गुदा भाग निकाल के और पानी में घोल के चीनी डाल के वो पिलाया जाता था। उससे पूरा गर्मी वगैरह सब नष्ट हो जाता था। तो उसको श्री बिल्व, श्रीफल ऐसे बोलते थे बिल्व को, या आमलकी को भी श्रीफल। श्री का मतलब है कि लक्ष्मी, शरीर में जो लक्ष्मी की तरह मतलब ये दे, रोमांच दे और हर चीज अच्छा करे, उसको श्रीफल बोलते हैं। आमलकी मतलब धात्री, धात्री मतलब जो दाई होती है माता, उसके नाम पे धात्री, आमलकी। तिष्य फल आमलकी को बोलते हैं। यव फल कुटज को बोलते हैं। अर्क को शुक्ल फल, उसके फल जो रहते हैं वो मतलब वो शुक्ल फल। दंती एरंड फला। उदुम्बर को जंतु फल। औदुम्बर को सदा फल, जगने फला। अब कर्ण नाम से वराह करनी अश्वगंधा को बोलते हैं। सुअर के कान की तरह वो रहता है, इसलिए वराह करनी। शाल को अश्वकर्ण। देखिए पशु पक्षियों के नाम पे रखा है। शाल को अजकर्ण भी बोलते हैं, बकरी के कान की तरह रहता है इसलिए शाल बोलते हैं। अविद्ध करनी मतलब पाठा को बोलते हैं। अविद्ध मतलब जिसका विद्ध नहीं कर सकते, कान नहीं छेद सकते, ऐसा वो दिखता है अविद्ध करनी, मतलब कान छेदा हुआ नहीं है, कान एकदम प्लेन दिखाई दे रहा है, वैसे ही वो पाठक वनस्पति होती है। पलंकश किसको बोलते हैं? तो गुग्गुल को बोलते हैं। पलंकशा किसको बोलते हैं? तो गोक्षुर और लाक्षा को बोलते हैं। अब हम शुंठी को पर्याय नाम जानते हैं, महौषध। रसोन, रसोन को भी महौषध बोलते हैं। महाऔषध, औषधियों का महा, देवों में देव, महादेव। वैसे ही औषधियों में महाऔषध कौन सा है? तो शुंठी। रसोन को भी बोलते हैं, वत्सना को भी बोलते हैं, मंडूक पर्णी को भी बोलते हैं। कटम्बरा किसको बोलते हैं? तो कुटकी, कटुका या श्योनाक को कटम्बरा बोलते हैं। सिंही किसको बोलते हैं? तो बृहति और वासा को सिंही बोलते हैं। नट किसको बोलते हैं? तो श्योनाक। अशोक को भी नट बोलते हैं, हरताल को भी नट बोलते हैं, मदन को भी नट बोलते हैं।
विष मुष्टिक मतलब महानीम है ना, उसको विष मुष्टिक, एक मुट्ठी में जो आने वाला विष, इस तरह से, इसलिए विष तेंदुक और महानीम बस नाम रखा है, कुछ ना कुछ उसके पीछे पर्याय है, मतलब कुछ ना कुछ रीजन है। अरिष्ट किसको बोलते हैं? तो नीम को, नीम जो कड़ू नीम हम लोग खाते हैं ना, उसको अरिष्ट बोलते हैं, या रसोन को बोलते हैं, या मध्य को अरिष्ट बोलते हैं। अम्बष्टा किसको बोलते हैं? तो पाठा को बोलते हैं, चांगेरी को बोलते हैं, माचिका को, युद्धिका को अम्बष्टा बोलते हैं। अमृता किसको बोलते हैं? तो गुडुची को भी बोलते हैं अमृता, हरकी को भी बोलते हैं अमृता, धात्री को भी बोलते हैं, धात्री मतलब आंवला को भी अमृता बोलते हैं, क्योंकि ये ना मरने वाली वनस्पति नहीं है, शरीर में जाके एक एक सेल को रिजुवनेट करती है। पीडीएफ सेंड कर दो, क्लास में चल रहा है। अभी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो पीडीएफ को पूरा मुझे भेजना पड़ेगा, मेल पे भेजना पड़ेगा आपको, अभी यहाँ देखना ही पड़ेगा इसको। व्हाट्सएप पे कैसे भेजते हैं मुझे नहीं मालूम। अमृता का हो गया। ऋष्य प्रोक्ता किसको बोलते हैं? तो अति बला को ऋष्य प्रोक्ता बोलते हैं, महाशतावरी को ऋष्य प्रोक्ता बोलते हैं, कपि कच्चू को ऋष्य प्रोक्ता बोलते हैं। लता किसको बोलते हैं? तो सारिवा को, प्रियंगु को, ज्योतिषमती को। विशल्या किसको बोलते हैं? तो लांगली को विशल्या बोलते हैं, गुडुची को भी विशल्या बोलते हैं, और लघुदंती को भी विशल्या बोलते हैं, क्योंकि ये शल्य के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी गया उसके सारे लांगली मूल का प्रयोग करते हैं हम लोग। मूड गर्भ जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पैरों में लांगली मूल डालते हैं कि वो मूड गर्भ निकल जाए, सुख प्रसव होके जल्दी से निकल जाए। गुडुची भी है जो शस्त्र कर्म, शल्य को एक चला गया तो शस्त्र कर्म के समय गुडुची का स्वरस डाल दिया, तो वो शल्य का जितना कॉम्प्लिकेशन है वो ठीक कर देता है। और लघुदंती को भी बोलते हैं शल्या। सोमवल्ली बाकुची को बोलते हैं, गुडुची को बोलते हैं, ब्राह्मी को बोलते हैं, सोमराजी बाकुची बीज को बोलते हैं, अरण्य जीरक को बोलते हैं। दुष्पर्श किसको बोलते हैं? तो यवासा, कपिकच्चू और कंटकारी को दुष्पर्शा, क्योंकि कांटे रहते हैं, उसको स्पर्श करें तो कांटे चुभ जाएंगे, तो कंटकारी को भी बोलते हैं। कपिकच्चू के बीज भी जो रहते हैं वो खुजली करते हैं, और यवासा को भी करते हैं। कालमेशी मंजिष्ठा को बोलते हैं, बाकुची को बोलते हैं, श्यामा त्रिवित को कालमेशी बोलते हैं। लांगली कलिहारी को बोलते हैं, नारियल को बोलते हैं, जल पिपली को बोलते हैं। मंजिष्ठा का पर्याय नाम है मंडुकपर्णी, वस्त्र रंजनी, विकसा, रक्तांगी और रक्तयष्टिका। मतलब रक्त वाले जो सारे जो नाम है, वस्त्र रंजनी, मंडुकपर्णी, विकसा, रक्तांगी, रक्तयष्टिका, मंजिष्ठा को। शोना किसको बोलते हैं? तो मंडुकपर्ण को बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को काफी हद तक ये सब मालूम भी होगा, सबने पढ़ा हुआ है द्रव्य गुण, सब इंटेलिजेंट डॉक्टर है। अब यहाँ प्लीहग्न किसको बोलते हैं? तो रोहितक, रोहित का रिष्ट रहता है, हमेशा स्प्लिनोमेगाली में देते हैं, या रोहितक घृत बताया। प्लीह शत्रु किसको बोलते हैं? तो शरपुंखा को। और ये जितना नाम है ना, ये सारी वनस्पतियां स्प्लिनोमेगाली, स्प्लिन के डिसऑर्डर्स में देना चाहिए। हपुषा प्लीह हंत्री, प्लीहाघाती पिपली को बोलते हैं। ठीक है, इक्षुगंधा विदारी कंद को बोलते हैं। इक्षुगंधिका, इक्षु के गंध जैसी कौन सी रहती है? विदारी कंद। और इक्षुगंधिका, इक्षु के गंध जैसे ही गोक्षुर को बोलते हैं। अतिवल्लभा पाटला को बोलते हैं, गुणवल्लभा अतिविशा को बोलते हैं, गुणप्रिया दंती को बोलते हैं। विष्णु प्रिया, विष्णु को कौन सी प्रिय है वनस्पति? तो तुलसी, क्योंकि तुलसी जो थी वो राक्षसिन थी, और उसके जो पति थे वो दैत्य थे, तो वह ना विष्णु भगवान से युद्ध करते करते उनकी मृत्यु हो गई। तो तुलसी जो थी, वो तुलसी देवी माता जो थी, वो विष्णु की भक्त थी, तो उन्होंने कहा कि अपने पति को मार दिया, अब मैं क्या करूं? तो विष्णु भगवान ने उनसे विवाह कर लिया, जो भी तुलसी विवाह का टाइम आएगा। तो तुलसी जो है वह विष्णु प्रिय है। आप लोग जो भोग लगाते हैं भगवान विष्णु को, तो उसमें थोड़ा तुलसी डाल दीजिए तो वो भोग सफल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक वरदान मांगा। तुलसी ने कहा कि मैं तो राक्षसीन हूँ और आपने मुझसे शादी किया, ठीक है, लेकिन मतलब आप मुझे कुछ वैल्यू दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी मेरे को भोग लगेंगे उसमें तुमको जब डालेंगे तभी वो प्रसाद बन जाएगा, ऐसे कुछ तो कहानी है। विष्णु प्रिया। पारिजात शेफाली को बोलते हैं, शेफालिका निर्गुंडी को बोलते हैं। वातारी मतलब एरंड, और वातारी मतलब बिल्व को भी बोलते हैं। वातग्नि मतलब अग्निमंत को वातग्नि बोलते हैं। बीज है तो दंती बीज जयपाल को बोलते हैं। श्वेत मरीच जो है वो शिग्रु बीज को श्वेत मरीच, काली मिर्च नहीं, श्वेत मरीच है। हरेणु मतलब निर्गुंडी बीज को हरेणु बोलते हैं। दंत बीज मतलब दांत की तरफ बीज रहते हैं, एकदम वैसे दिखते हैं, तो दाड़िम। भेषज नाम से जो है, भेषज। सर, हाँ जी बोलिए। हाँ प्रणाम सर। ये वातारी बिल्व और एरंड दोनों को बोला गया है? हाँ एक एक ही नाम दो वनस्पति के? हाँ, पर्यायनम तो किसी को भी दो दो है। ओके, मतलब ये गुण से बताया गया है ना, इसलिए शायद होगा। हाँ, वो तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके सर।
चलिए, कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, मैं ये कंप्लीट करके रुकूंगा, फिर बाकी लोग पढ़िए। रसांजन को बाल भैषज्या बोलते हैं। शिशु भैषज्या छोटे बच्चों के लिए, शिशु भैषज्या अतिविषा। अक्षी भैषज्य लोद्र को बोलते हैं। श्वित्र भैषज्य मतलब श्वित्र के लिए जो मेडिसिन है, काकोन्दुम्बर, काकोन्दुम्बर का क्वाथ और लेप ये सब बोला गया है श्वित्र में। जी, आप सबके सब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ पे द्रव्य निर्यास देखेंगे, जो गोंद निकलता है निर्यास, शालमली के निर्यास को मोचरस बोलते हैं, साल के निर्यास को सर्ज रस बोलते हैं। सर्ज रस मलहम बनता है, आप लोग मलहर कल्पना में देखिए, सर्ज रस राल रहता है। कैलाश जीवन में भी सर्ज रस डाल के ही बनाया गया है कैलाश जीवन। सरल मतलब गंध बिजोरा या श्रीवेष्टक। शल्लकी मतलब कुंदरू, शल्य की गोलियां आती है ना, तो उसके निर्यास को कुंदरू बोलते हैं। धान्य के निर्यास को कुस्तुम्बरु बोलते हैं। वंश के निर्यास को वंशलोचन। तेजोवा के निर्यास को तुम्बरु। विश्वा किसको बोलते हैं, तो शुंठी को बोलते हैं, या अतिविषा को विश्वा बोलते हैं। शिव प्रिय किसको बोलते हैं, तो धत्तुर को बोलते हैं, शिव जी पे धत्तुर चढ़ाते हैं, या हरितकी को बोलते हैं। विजया किसको बोलते हैं, तो हरितकी और भंगा को विजया बोलते हैं। हरितकी ऐसी वनस्पति है जो कभी हारती नहीं है, इसलिए विजया। जया किसको बोलते हैं, तो हरितकी को ही बोलते हैं, विजया जया ऐसे। और अग्निमंथ को जया बोलते हैं। वृष्या मतलब आमलकी या कपिकच्चू को बोलते हैं। कुनट्टी वो किसको बोलते हैं, धान्य को, मनशिला को बोलते हैं। श्वेत मतलब कोशातकी या वत्सनाभ को बोलते हैं। गोलोमी मतलब श्वेत दुर्वा या वचा को बोलते हैं। गोलोमी गाय के लोम की तरह रहता है, जो सफेद दुर्वा रहती है ना, आप लोग देखेंगे तो गाय के लोम की तरह रहती है वचा। ठीक है, किसी को और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ेगा? थोड़ा कोई और पढ़िए। विनीता मैम, आपका द्रव्य गुण बहुत बढ़िया है, आप पढ़ेंगी? प्रणाम सर, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ सर, फ्री होती हूँ तो ठीक पढ़ते हैं है, सर। आशा मैम, कंचन मैम, मोनिका मैम, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं। जी सर, मैं 5-10 मिनट पढ़ पाऊंगी, फिर मेरा किचन में काम है और मंदिर का भी काम बाकी है अभी तो। आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। हाँ ठीक है सर। यहाँ से ना, यज्ञांग से, हाँ यज्ञांग उदुम्बर को कहते हैं, क्योंकि वो यज्ञ के समान जैसे हम आहुति देते हैं, उस प्रकार से उदुम्बर के गुण है। यज्ञीय पलाश को कहते हैं, खदीर यज्ञिक को कहते हैं। ओके, खदीर को यज्ञिक कहते हैं और यज्ञीय यज्ञीय पलाश को कहते हैं। यज्ञभूषण पुष्प को कहते हैं। द्राविड़ करचुर को कहते हैं। द्राविड़ी मतलब एला। वेल विडंग को वेल कहते हैं। वेल्लज मतलब मरीच को वेल्लज कहते हैं। अग्निमुख भल्लातक को कहते हैं, क्योंकि भल्लातक वैसे भी उष्णवीर्य होता है, तीव्र उसकी असर होती है, इसलिए अग्निमुखी लांगली को कहते हैं। लांगली मतलब ये रहता है ना सर, जो आप अपने डिलीवरी के टाइम जो जिससे बांधने से प्रसव सुख प्रसव होता है, वही लांगली है ना। हाँ अग्निमुखी। श्यामा सारिवा या प्रियंगु, सारिवा और प्रियंगु को कहते हैं। उत्तमा त्रिफला और गंभारी को कहते हैं। गंभारी मतलब सेवन। उग्रगंधा वचा यवानी और तिलपर्णी को कहते हैं, क्योंकि जो वचा की स्मेल होती है, यवानी जो अजवाइन का एक प्रकार है, इन सब की स्मेल काफी स्ट्रांग होती है, उग्र होती है इसमें। उग्र गंध रसोन मतलब लहसुन को कहते हैं। कणा, कणा पिपली और जीरक को कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर की वजह से, जो कण टाइप होता है इसलिए। बाल्हिक, बाल्हिक कहते हैं कुमकुम और हिंगू को। पारावत पदी ज्योतिषमती और पाकजंगा को कहते हैं। श्रृंगी, श्रृंगी कहते हैं कर्कट श्रृंगी और अतिविषा को। यवनिष्ठ कहते हैं रसोन और पलांडु को। यवनिष्ठ। गुहा, गुहा कहते हैं शालपर्णी और कृष्णीपर्णी को। गुहा मतलब आई थिंक ये तलेटी वाले जो मतलब माउंटेन एरिया में होते हैं शायद, इसलिए कहते हैं, ऐसा देखना पड़ेगा। सूर्यपर्णी, मुदकपर्णी और माशपर्णी को कहते हैं। दिप्यक यवानी और अजमोदा को कहते हैं, क्योंकि ये दीपन पाचन काम करते हैं, इसलिए अजमोदा के जो भेद है। वैद्यमुख कहते हैं करचुर को। वैद्यमुख। वैद्य मुख्य कहते हैं कस्तूरी को, जो वेदन का कार्य करती है, इसकी वजह से कहते हैं शायद, जो व्रण में। अजकर्णा शाल को कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है अजकर्ण।
वृष वासा को कहते हैं क्योंकि वो वृष्य होती है। वृषा दंती को कहते हैं। और वृष्या आमलकी को कहते हैं क्योंकि वो इसमें रसायन गुण रहते हैं। अर्क, अच्छा ये सारे लैटिन नेम दिए हैं। मैं ना, आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं कुछ और निकालता हूँ। ये सब पर्याय नाम बहुत हो गया। ये जी द्रव्य जी गुण सर, थोड़ा है ना, ये थोड़ा ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, वो सर लोग को याद रहता है बहुत है। हम कुछ और भी पढ़ते हैं, हम दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, एक ही दिन एक ओके। पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। कौन सा पढ़ेंगे? रसकल्पना। ये पढ़ना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुपिपक्व रसायन, हाँ हाँ, ये बहुत कुपीपक्व इंपॉर्टेंट है। रसायन, हाँ, ठीक है सर। मूर्छित पारद औषध वर्गीकरण, जिसमें 4 प्रकार के मुख्य वर्ग हैं। कुपीपक्व रसायन, खरलीय रसायन, परपटी रसायन और पुट्टिली रसायन। जिस प्रकार से उसकी कल्पनाएं होती है, किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके प्रकार उसके अनुसार इसके प्रकार बताए गए हैं। तो जो कुपीपक्व रसायन है वो है रस सिंदूर, मकर ध्वज, मल्ल सिंदूर, ताल सिंदूर, शिला सिंदूर और समीर पन्नम। जो खरलीय रसायन है वो है कज्जली, वसंत मालती, वसंत कुसुमाकर रस, रसराज रस, योगेंद्र रस और कृष्ण चतुर्मुख रस। हाँ, तो जितने सिंदूर हैं ये सब कैसे हैं? कुपिपक्व, कुपिपक्व मतलब बॉटल में डाल के और बॉटल उसको में डाल के खरलनी और मतलब उसको खल भट्टी बत्ते में में बनाया। हाँ भट्टे में डाल के फिर उसको बॉटल के अंदर रख के पूरा लेप वेप करके फिर बनाते हैं ना सर ऐसे। खरलीय रसायन मतलब वो खरल में बनाते हैं उसको, कज्जली कल्पना वगैरह जो हम बनाते हैं वैसा। हाँ। शशि मैम ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती है मैम? सर मुझे कुछ पूछना है। एक्चुअल में पूछिए। जो बृहत वासकातिकवाद है हाँ, इसमें भैषज रत्नावली का वैसे तो है मेन वो योग रत्नाकर का, तो उसमें श्यामा वर्ड आया, तो भैषज रत्नावली में उन्होंने श्यामा श्यामा नहीं को है, भी तो श्यामलता है, श्यामलता। नहीं सर, संस्कृत में श्यामा वर्ड एकदम क्लियर कट है, वो मुझे श्लोक का तो याद है, मैंने कल डाला भी था। तो वही अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पर श्यामा का जो पर्याय है वो सारीवार प्रियंगु है और वहां पर निशोत लिखा है, और जो श्लोक है उसमें सिर्फ श्यामा वर्ड है, श्याम लता वर्ड नहीं है श्लोक में, संस्कृत की हिंदी देखिए वाला उसमें जो तो। है ना उसमें श्यामलता करके वनस्पति रहता है। आप कुछ भी डालिए ना, सारीवा डालिए, निशोत डालिए। सर दोनों में तो क्वालिटी में फर्क है ना, सारीवा और निशोत में तो हम काफी महाराष्ट्र के ज्यादा। परंपरा वाले लोग हैं, वो निशोत्तर डालते हैं अच्छा। क्योंकि थोड़ा वैसे आप पेट साफ होते रहना चक्षुष्य के चाहिए। तौर पे डालना चाहे तो दोनों ही डाल सकते हैं, क्योंकि जो विरेचन करेगा वहां पे कफ का आवरण रहेगा ना मैम, तो वो हम्म। वात कफ को दूर करेगा निशोथ। और आपको सारीवा डालना है तो वो आपके मतलब ईएनटी के लिए सारीवा बहुत अच्छा है, उद्भव जतुर्गत रोगों के लिए। तो उसमें दोनों दोनों ही काम करेंगे। हाँ, क्योंकि कल जितेंद्र मिश्रा सर ने पूछा था तो मैंने कहा निशोत बता दिया था, फिर अभी जब जी मैं यहाँ पर्याय पढ़ने लगी तो मेरा ध्यान गया, मैंने कहा कि वहां तो श्यामा वर्ड ये एकदम होता क्लियर है, कट। ये होता है कि पढ़ाई में क्लास में ध्यान है, बाकी लोग सो रहे हैं ज्यादातर लोग। ये होता है शशि मैम, बहुत प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू। तो मतलब सारीवा और प्रियंगु तो सर इलायची को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना, चिरौंजी को ना, हाँ हाँ, सब तो सही है, सब सही है। मतलब चाहे जो डाल लो है ना। हाँ, मेन थैंक तो यू सर। भाषा है ना, भाषा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। हाँ वो तो है, मैंने एक्चुअली एक जगह लिख कर भी रखा है, तो मैंने कहा आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि श्यामा हर जगह है, फिर यहाँ पर वो अलग है। हाँ मैम, श्यामलता ना बेसिकली मिलती नहीं है हर जगह पे, तो उसके एवज में मतलब आप उसके ऑप्शन में ये ले सकते हैं ना। हाँ हाँ वो बात अलग है मैम, मैं जो संस्कृत में वर्ड है ना उन्होंने श्यामा हाँ वर्ड ही हाँ हाँ पर्टिकुलर कल मैंने डाला था, आप देख लेना उस श्लोक को। हाँ, मैंने देखा तो है मैम, हाँ, तो वहां पर सिर्फ श्यामा वर्ड है, श्यामा क्योंकि लिखा है। मेन, हाँ मेन ये योग रत्नाकर की रचना है, और ये जो होता है क्या बोलते हैं हमारा भैषज रत्नावली, वो तो कलेक्शन होता है ना सबका, तो इस वजह से। ओके मैम, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। परपटी रसायन पढ़िए। परपटी रसायन, परपटी नाम के कल्प मतलब जो हम ये रस परपटी वगैरह कल्पनाएं यूज करते हैं ग्रहणी वगैरह में। और तो शशि तिवारी मैम, परपटी कैसे बनाते हैं कृपया बताइए सभी लोगों को, एक बार सर याद। मैंने कभी नहीं बनाया, मैं तो बस पढ़ी थी। जो लोग बनाए हैं वो थोड़ा बताइए, आप लोगों ने प्रैक्टिकली बनाया है। विनीता मैम ने बताया सर प्रियाल मतलब चिरंजी होती, प्रियंगु कुछ अलग होता है, प्रियंगु के फूल तो होते थे याद है, बट वो सही से नहीं याद है। थैंक यू विनीता मैम।
सर एक वो लिख भी लीजिए सेशन से, जिसमें मतलब ना दवाएं बनाना बताइए, कैसे बनाना है, मतलब कुछ कुछ इजी इजी। सर परपटी रसायन तो हम खुद नहीं बना सकते हैं ना, वो तो काफी मतलब डिफिकल्ट रहता है। हमने मतलब जैसे हम रस जी की लैब में जाके बनाते थे, तो सर ने भी हमें कभी बनाने नहीं दिया। बोले कि उसके लिए प्रॉपर लैब और मतलब पूरा एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए, स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए, तो नहीं बनाया हमने कभी। आप बताइए सर कैसे बनाते हैं परपटी रसायन। परपटी आप क्या करिए, जी रस सिंदूर लीजिए, जी कजली लीजिए, कजली का मैं बता रहा हूँ, कजली लीजिए और कजली को जो लोहे का जो कलछुल होता है उसमें डाल के और मंद अग्नि पे उसको पकाना है, तो वो लिक्विड हो जाएगा जो है। और थोड़ा सा घी डाल दीजिए, और घी डालने के बाद वो क्या होगा कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। फिर 2 केले का पत्ता लेना है, केले के पत्ते के बीच में उसको अच्छे से साफ करके और घी लगा देना है, और घी लगाने जी के बाद जी वो गरम गरम जो है कलछुल में जो गरम है वो उसमें डाल देना है, उसके ऊपर दूसरा ये डाल देना है, दूसरा पत्ता डाल के, और फिर बेलन से पीसना है, बेलन से या किसी से। और ग्रंथों में तो बोला है कि गोबर का जो वो रहता है, गोबर के उपला। उपले डाल के वो नीचे और ऊपर डाल के ऐसे प्रेस करना है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या करते हैं कि बेलन से ही पीस देते हैं, तो वो पीसने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद सूख जाता है, तो वो ऐसे पापड़ की तरह निकलता है परपटी। अच्छा, ऐसा कितने लेयर करने होते हैं सर ऐसे केले के पत्ते एक के। ही एक ही से एक ही हो लेयर। जाता है, आपको ज्यादा करना है तो ज्यादा करिए, लेकिन एक ही से हो जाता है। और फिर उसको ओके रख तो ये लेते हैं डब्बे में, और जब यूज करना है तो 1 रत्ती 2 रत्ती तक यूज करते हैं। आजकल तो कंपनियां या बहुत सारे लोग ना टैबलेट फॉर्म में बनाने लगे हैं। हमारे जमदग्नि सर बोलते हैं कि परपटी को उसी फॉर्म में लेना चाहिए, मतलब हाँ पापड़। सर, हमारे सर भी बोलते थे कि परपटी एक्चुअली वो पापड़ की तरह होनी चाहिए, एकदम पतले पापड़ की तरह। और ये जो कल्पना है इसमें आप घी कितना डालते हैं, सम प्रमाण या फिर उसका जितना वो। हेलो। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का साइलेंट हो गया है मैम। हाँ हाँ, हाँ शायद। एक कुरियर आया है मेडिसिन का, तो मुझे थोड़ा 2 मिनट जाना पड़ेगा। पोटली रसायन के नाम जो रहते, जैसे हेमगर हाँ पोटली, हाँ हेमगर्भ पोटली वगैरह है, वो पोटली नाम से नाम की कल्प है, हाँ जो हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। हाँ। अभी ये आप पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा फोन पे मैनेज करता हूँ। एक जी मिनट, सर। ये पढ़िए, मैं ऊपर स्क्रॉल करते रहूंगा लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है? सर आप मुझे भी काम है, मैं जाती हूँ, कोई मेरे नहीं, टाइम आप बहुत हो शशि मैम जाएगा, आप पढ़ विनिता लीजिए या मैम। कंचन मैम। हाँ जी सर, हाँ मैं और पढ़ कोई रही कर हूँ। ले। हाँ जी ठीक है। थैंक यू। हाँ, रस कपूर वाली जो रचना है वो है मृत्युंजय रस, और रस पुष्प बोलते हैं रत्नगिरी रस को। तो रस कर्पूर बोलते हैं मृत्युंजय रस को, और रस पुष्प बोलते हैं रत्नागिरी रस को, और स्वर्ण वंग बोलते हैं आरोग्यवर्धनी रस को। स्वर्ण वंग आरोग्यवर्धनी रस। हाँ नहीं, ये तो कुछ अलग सा हो रहा सिस्टम मैम, मैच नहीं कर रहा है। रस माणिक त्रिभुवन कीर्ति रस, या तो रस माणिक की यूज होता है त्रिभुवन कीर्ति रस में। हाँ मैम, ये इंग्रेडिएंट के तौर पे बताया गया है शायद। हाँ, कुछ तो और रस चीज कर्पूर। ये कुछ और चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। ऊपर हाँ नीचे कुछ हमने होगा हमने कुछ और, ये कनेक्टेड। नीचे वाला नहीं पढ़ा ना, रुकिए, ये वाला पढ़िए। आरोग्य वर्धनी भी है, हाँ यहाँ से पढ़िए, रस कर्पूर ये वाला पढ़िए। हाँ, और ऊपर से पढ़ना पड़ेगा ना, ताल सिंदूर समीर पन्ना शिला सिंदूर रस प्रपटी ये सब। तो ताल सिंदूर शिला सिंदूर समीर पन्नग, हाँ सगंध मूर्छना जो कल्पना है एक्चुअल में, सगंध मूर्छना मतलब गंधक के साथ जो की जाती है वो कजली है, रस सिंदूर है, मकरध्वज है, मल्ल सिंदूर है, ताल सिंदूर है, शिला सिंदूर है, समीर पन्नग और रस परपटी सगंध मूर्छना के अंतर्गत आती है। और निर्गंध मूर्छना में जो है मुग्ध रस है, रस पुष्प है और रस कर्पूर है। तो रस पुष्प और रस कर्पूर और मुग्ध रस जो आता है निर्गंध मूर्छना में आता है। और सा अग्नि मूर्छना में मतलब जिसमें अग्नि यूज होती है उसमें रस सिंदूर है, जो आपका सगंध मूर्छना वाला था, है ना। और मकर ध्वज है वो भी उधर था, मल सिंदूर भी उधर था, ताल सिंदूर भी उधर था, शिला सिंदूर भी उधर था, समीर पन्ना भी उधर था, और रस परपटी भी उधर ही थी, और रस कर्पूर इन्होंने अलग से ऐड किया है। वरना सगंध मूर्छना स अग्नि मूर्छना के कंटेंट लगभग सेम है। फिर है अनग्नि मूर्छना में कज्जली है। कज्जली जो है सगंध मूर्छना के साथ में
अनग्नि है, मतलब उसमें अग्नि यूज नहीं होती। और मुग्ध रस जो आपका निर्गंध मूर्छना वाला था, तो सगंध मूर्छना और निर्गंध मूर्छना वाले दोनों का एक एक एग्जाम्पल जो है कजली और मुग्ध रस, ये अनग्नि मूर्छना में आता है जिसमें अग्नि यूज नहीं होती है। सर और ऊपर करेंगे, मतलब सॉरी नीचे, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यस, अब रस कर्पूर के जो है 3 तरह के हैं, अंतर्धूम मूर्छना, बहिर्धूम मूर्छना और निर्धूम मूर्छना। तो अंतर्धूम मूर्छना मतलब अंदर ही धुआं रह जाता है, बहिर में बाहर निकलेगा, निर्धूम में जिसमें धुआं नहीं निकलता। तो रस कर्पूर के इस तरीके से 3 भेद हैं। तो उसमें समीर पन्नग रस और सर्वांग सुंदर जो आता है, ये अंतर्धूम मूर्छना में आता है। और रस कपूर, रस सिंदूर और मल्ल सिंदूर बहिर्धूम मूर्छना में आता है। सब रेक्टिफिकेशन है। अब सगंध मूर्छना 5 प्रकार की होती है, मतलब जिसमें गंधक है, गंध पिष्टि, गंधबद्ध, गंध जीर्ण, रस गंध कज्जली। तो गंध पिष्टि 1, गंधबद्ध 2, गंध जीर्ण 3, रस गंध कज्जली 4। फिर 5वीं है धातु पिष्टि। धातु पिष्टि में मकरध्वज है, स्वर्ण सिंदूर है, स्वर्ण वंग है, सर्व धातु पिष्टि है। तो धातु पिष्टि में मकरध्वज जो है वो धातु पिष्टि में आता है, स्वर्ण सिंदूर भी उसी में आता है, स्वर्ण वंग भी आता है और सर्व धातु पिष्टि भी उसी में आती है। और हिंगुलोत्थ पारद प्राप्त किया जाता है ऊर्ध्वपातन यंत्र से पातना विधि तक। ऊर्ध्वपातन यंत्र से हिंगुलोत्थ पारद, तो हिंगुल से पारद अगर निकालना है तो ऊर्ध्वपातन यंत्र का यूज किया जाता है और पातन विधि होती है। और उसमें ऊर्ध्वपात करते हैं कंदुकरा डमरू मेथड वाला, इसी स्टाइल से बर्तन बनाते हैं, तो उसमें ऊर्ध्वपातन विधि से उसको किया जाता है। फिर है मूर्छित पारद औषध वर्गीकरण। तो इसमें अलग अलग एक्चुअली रसायन है कि कुपीपक रसायन में कौन आता है, खरलीय रसायन में कौन आता है, परपटी रसायन में, पोटली रसायन में कौन आता है। तो ये नाम हेमगर्भ पोटली रस तो हर किसी को रटा होता है। तो हेमगर्भ पोटली जो बीपी वगैरह में यूज किया जाता है, हाई बीपी वगैरह, इसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं हेमगर्भ पोटली रस के। तो ये हमने अभी हो पढ़ गया लिया, मैम, हो गया, पढ़ लिया। ये पढ़ लिया ना, तो इसी के पैरेलल ऊपर वाला चीज पढ़िए। कुपीपक्व रसायन के कुछ और योग बताएं ऊपर, और खरलीय रसायन के भी कुछ योग बताएं। वो बुक हाँ, वैसे स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। हाँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। ये पढ़िए, ये जो है रस कर्पूर रस पुष्प, ये सब क्या है, तो कुपीपक्व रसायन है। और मृत्युंजय वगैरह है, ये खरलीय रसायन। पढ़ दीजिए। तो इसमें रस कर्पूर, रस पुष्प, स्वर्णवंग और रस माणिक्य है। और उधर में है मृत्युंजय रस, रत्नागिरी, आरोग्यवर्धनी रस, त्रिभुवन कीर्ति रस। रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों इसमें रट्टा के मारते हैं? कुपीपक्व और खरलीय के भेद है ना। सर खरलीय है। बनाया तो है नहीं कुछ भी अपने हाथ से मैंने। अच्छा अच्छा, हम लोगों ने तो पढ़ा है, हमने बनाया है, इसलिए मालूम है सब। हाँ, तो जो बना लेता है वो तो याद हो जाता है ना। रस कल्पना तो मतलब वैसे भी किचन वाला काम है, जब तक किया नहीं तब तक पता कहाँ। हाँ, तब तक तो रट्टा ही मारते, जैसे जिसमें नाम है, जैसे हेमगर्भ पोटली रस, तो पता ही चलता है दूर से। ऐसे सगंध निर्गंधक के मेजॉरिटी पता चल जाते हैं। मैं आपको ना जो रस शास्त्र वाले ग्रुप है ना, उसमें ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे लोग वैद्य बनाते रहते हैं और रोज एक कल्प बनता है। उसमें शशि मैम को मैं ऐड कर देता हूँ, आप देखते रहिए। हाँ सर, प्लीज ऐड कर दीजिए, कुछ चीजें बनाना मुझे तो भी ऐड आना कर चाहिए। दीजिएगा सर। हम लोग ने रस शास्त्र ठीक है, की मैं कर दूंगा। प्रैक्टिकल लैब में बनाया है, त्रिभुवन कीर्ति और आरोग्यवर्धिनी। इसके अलावा ये खरलीय है, उसमें ज्यादा नहीं बनाया है, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैम मैंने कुछ भी नहीं किया है। नहीं मैम, तो आप सीख के मैं आएंगे। फोटो वगैरह शेयर करते जाऊंगा, या फिर वीडियो, या मैं आप लोगों को सबको ऐड ही करवा देता हूँ ना उसमें। हाँ सर, ऐड करा हाँ दीजिए ठीक प्लीज। है। हाँ, और सर उससे एक रसशास्त्र और एक कैसे बनता भेषज है। कल्पना का भी कोई ग्रुप हो, हाँ है। मतलब हाँ, तो प्लीज आप उसमें हम लोग को ऐड कर दीजिए। हाँ ठीक है। क्योंकि एक बार देख करके बनाना ज्यादा आसान होता है ना, ऐसे है ना, ज्यादा बनाते आसान भी होगा। नहीं हाँ है। सही बात ऐसे है। बोला जाता है लावक पुट, कपोत पुट, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, गज पुट। तो जो पुट है वो हम क्या किताब में पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनता है। पुट हो रहा है ना, तो वो लोग फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है देख देख के कि ऐसा पुट है। हाँ जी सर, हम लोग को भी प्लीज ऐड कर ऐड दीजिए। करवा देता हूँ। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मूर्छना है, मूर्छन है, जारणा है। 3 तरह के कर्म होते थे ना, मूर्छना, मूर्छन और जारणा। तो मूर्छना जो की जाती है, तो मूर्छना के थ्रू जो मतलब कंटेंट मिलता है, और रोग शांति अर्थ यूज होता है, रोगों की शांति के लिए यूज होता है। पारद को सेवन योग्य बनाने के लिए भी मूर्छना की जाती है, और निश्चित रूप से रोग की शांति होती है। तो इसके 3 फायदे हैं, रोग की शांति होती है, निश्चित रूप से रोग शांत होता है, और पारद को सेवन योग्य बनाने के लिए मूर्छना कल्पना की जाती है।
और मूर्छन जो होता है, मूर्छन के लिए दोष हरणार्थ होता है, दोषों का हरण करने के लिए मूर्छन किया जाता है। मतलब जैसे पारद है या कोई भी ऐसे है मेटेलिक औषधियां, तो उन मेटेलिक औषधियों में जो दोष होते हैं उनके हरण के लिए जो कल्पना की जाती है उसको मूर्छन कहते हैं। नाग वंग आदि दोष होते हैं, उसमें मिले हुए होते हैं, इम्प्योरिटीज हैं जो भी है, या उसके साथ कंटेंट लगा है, जैसे मान लो गोल्ड ही है तो गोल्ड में कॉपर या किसी और भी चीज लगे हुए हैं, तो उन सबको निकालने के लिए तो उसको मूर्छित करना पड़ता है, तो दैट इज मूर्छन। और पारद अपने स्वरूप में इसमें नष्ट हो जाता है, पारद का अपना स्वरूप नहीं बचता है जब मूर्छन कल्पना की जाती है। और जारणा भी ऐसे हम लोग पढ़ते थे, तो जारणा जो है धातुवाद में उपयोगी होती है, धातुवाद नहीं पता मुझे। फिर इस रूप में सेवन में अनुपयोगी, तो जारणा जब धातुवाद क्यों नहीं मालूम आपको? जो धातु के लिए यूज होता है, धातुओं पे काम करने के लिए, शोधन मारण में, शोधन और मारण में यूज होता है धातुवाद। हाँ हाँ, सिंपल तो है। और जो देहवाद है वो मेडिसिन के पर्पज से, धातुवाद मतलब धातुओं पे काम होने के लिए जारना। धातुओं पे काम होने के लिए, जैसे मतलब आपने नहीं अपने, पढ़ा षडगुण बरिजारित ताम्र भस्म, जारित हाँ ये जारना करके ही बनाते हैं ना। हाँ, नहीं तो मतलब कि ये हमारे अंदर जाकर के धातु का पोषण करे, तो दैट इज धातुवाद। इसमें देखिए लिखा है इस रूप में सेवन के अनुपयोगी होते हैं, वो धातुओं पे काम करने के लिए होते हैं, इससे रोग नष्ट नहीं होते हैं। तो फिर ये करते क्यों हैं? क्योंकि जारना करने के बाद और भी संस्कार करने के बाद फिर बॉडी के लिए वो यूजफुल होता है। ओके, हाँ, इसका धातुवाद में ही उपयोग है कि मेटल पे काम किया जाता है, ओर से निकालना है और वो मेटल को बनाना है, मेटल तक है काम, इसमें ओके नहीं कर सकते हैं। ओके। हाँ। अब परपटी मतलब में सर ये जो लिखा, लोह वगैरह जो है, लोह वगैरह जो धातु है उसके दोष निकालने के लिए, मतलब ये हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, तो जारण करने से ही ये उसकी शुद्धि होती है। हाँ, ये यहाँ लिखा है ना मैम, मूर्छन कल्पना में लिखा है ना, नाग वंगादि दोष को मूर्छित, वो तो मूर्छन दोनों में करने का शास्त्र फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ये भूल गए। जारण और पढ़िएगा, मूर्छना का क्या डिफरेंस है, ये मुझे जानना था। नहीं मैम देखो, मूर्छना, मूर्छन और जारणा तीन है। मूर्छन एक तो हो गया, मूर्छना है, पता चल गया। मूर्छना मतलब भारत को सेवन योग्य बनाना, उसको हाँ, मूर्छना बोलते हैं। और मूर्छन बोलते हैं उसमें जो पारद में नाग और वंग है उनको निकालना, वो पारा है ना? पे काम, पारा पे काम होता है, हाँ, और और जारना से इस वो धातुओं पे काम होता है। मतलब सर पारद का ही ये, जैसे हम अलग अलग धातुओं के साथ उपयोग करते हैं, तो उसके ऊपर काम करना है जारण में। नहीं, वो पारद हटा दीजिए, मेटल्स पे, मेटल्स पे काम करना है। तो लौ हो गया, ताम्र हो गया, उनका जारना किया जाता है, उनको मतलब जो बहुत हार्ड है उनको सॉफ्ट किया जाता है, बाद में उस पे ओके, और संस्कार होके जारणा में वही था ना, बहुत अच्छा अच्छे अच्छा, टेम्परेचर तक उसको ठीक है मेल्ट ठीक करते है। थे ना सर। हाँ बस मेल्ट करके उसको उसके अंदर मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको सॉफ्ट बनाते हैं जिससे वो बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो सके बाद इजीली। में, बाद में बाद बॉडी में, में हाँ, देने के लिए तो वो बाद में उसका यूज होता है। ओके फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो धातु पे काम करना, ऐसा। ओके। ओके, ठीक है, क्लियर। हाँ, फिर परपटी पलाश बीज अब को क्या है, जैसे परपट लोहा संज्ञा। है, लोहा है, डायरेक्ट लोहा को थोड़ी ना खा सकते हैं, पहले हम हम्म जारना करेंगे, उसको थोड़ा हम्म सॉफ्ट करा देंगे, उसके हम्म बाद में शोधन मारण करके भस्म बना के तब यूज करते हैं। फर्स्ट हाँ स्टेप जी हाँ जी, हाँ, ओके सर। परपटी पढ़िए। जारणा समझ लो सिंपल वर्ड में जला दिया, मतलब उसमें अच्छा खासा मेल्ट कर दिया। हाँ, फिर पलाश बीज को परपट संज्ञा, तो पलाश बीज के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज परपट। परपटी प्रयोग फॉर 40 डेज, चक्रदत्त ने बोला है चक्रमंडल रचना में। एक मंडल या 40 डेज, कोई अब मंडल को कोई 45 डेज बोलते हैं, कोई 42 डेज बोलते हैं, कोई 40 डेज, तो चक्रपाणी जो है उन्होंने 40 डेज का एक मंडल बोला है, वो इतना टाइम दिया है। ओके, पट्टी कभी भी 40 दिन तक ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए, फिर ब्रेक करके हाँ। फिर 40 दिन देके फिर ब्रेक करके फिर 40 दिन देना चाहिए। ये बहुत सारे वैद्यों को मालूम भी नहीं है, वो ग्रहणी रोग में परपटी ऐसी देते हैं 10-10 साल, 20-20 साल। नहीं सर, फिर उससे तो अल्सरेशन ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो तो काफी स्ट्रांग होते हैं। हाँ भाई सर। फिर परपटी का क्या है, परपटी का वर्णन चक्रपाणी दत्त ने किया है, शतक और परपटी वर्णन फर्स्ट बाय चक्र। 11वीं शतक में परपटी के बारे में बोला है। अच्छा, 11th में साल है। जो हुआ था उस टाइम पे मुगल नहीं आए थे भारत में, उस टाइम पे केवल आयुर्वेद ही आयुर्वेद था, और शशि मैम उस जमाने में भी आयुर्वेदिक की डॉक्टर थी, क्या पता आप ही चक्रपाणी दत्त हो उस जमाने की। नहीं सर, वो आप रहे होंगे।
हम लोग तो उस इससे टाइम हैं। पे केवल हिंदू धर्म ही था पूरा, सब पूरे भारत में, पूरे। हाँ, तो पहले तो एक ही धर्म था ना, हाँ, बाद में सारे धर्म का अवतरण हुआ है। आयुर्वेद इतना चलता होगा उस जमाने में। वो तो है सर। आयुर्वेद एक्चुअली में शाश्वत है ना, जब हम लोग शाश्वत पढ़ते थे तो जी, रटते थे, शाश्वत है, नित्य है, ये है, तो उस वक्त तो बस रट लेते थे। लेकिन मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने एक बार कुछ लिखा था, बोला था मेरे से, मतलब कि अगर बुक में कुछ लिखा है तो वो सही है, हम लोग ना समझ पाए वो अलग गलत है, मतलब अलग बात है। तो बस ये समझो शाश्वत है। तो पहले तो नहीं समझ में आता था, लगता था सब ऐसे फेंकते हैं, लेकिन अब लगता नहीं, सही लिखा है, जो लिखा है सब अब सही। तो ये अनुरिता मैम इतने पेशेंट ठीक करती हैं, तो लगता है कि सच में काम हो रहे हैं, सच हाँ में। सर, अब बता तो रहे, हमारे टाइम में हमें क्यों नहीं यकीन था। सर आगे 2 लिखते थे आयुर्वेद की दवाएं, पीछे 3 एलोपैथी लिखे होते थे। तो जब सर ही ऐसा लिख रहे हैं तो हम सेकंड प्रॉप से ऐसा देखते आए थे, फिर विश्वास ही नहीं होता था। अगर प्रिस्क्रिप्शन हमारे कॉलेज का तो उसमें तो सिर्फ आयुर्वेद लिखा होना चाहिए था ना। जी, जी सर। नहीं तो मैम, हमारे यहाँ तो प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, हमारा हॉस्पिटल जो है ना 150 बेड का, तो उसमें हम्म। प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूरा मतलब पंचकर्म के साथ करवाया जाता था। अच्छा मैम, हमारे यहाँ नहीं था, जहाँ पर अंजना मैम पोस्टेड है वहीं से मैं पढ़ी हूँ। तो मुझे अच्छा। अच्छी तरीके से याद है कि मैं पलट करके, मेरी आदत है प्रिस्क्रिप्शन में 3rd ईयर में चेक कर लेती थी, 3rd प्रोफेशनल में। आप ये तो मैं बताइए, जहाँ पे मैम पोस्टेड है, वो नगरी जो है वो काशी नगरी है, वहां पे शिव जी के तोड़ के और वहां पे वज्जू खाना बना दिए, तो फिर सर हूँ तो मैं भी वहीं की, एक्चुअली हमारा तो जब हम पढ़ते थे तब तो वहीं पर बनारस में ही इंक्लूड था मेरा अपना वहां पे खुद का जो सब टाउन है। तोड़ के सब अपना बना दिया गया, तो वहां आयुर्वेद कैसे टिकेगा? हाँ, तो हमारे टाइम में तो वही हालचाल था, अब पता नहीं अब क्या है। तो मुझे आज भी याद है कि पीछे के प्रिस्क्रिप्शन में मेट्रोनिडाजोल वगैरह लिखा हुआ था सारा। तो मैंने मतलब हम जब आए 3rd ईयर में अपना काय चिकित्सा में देख रहे हैं तो विश्वास ही नहीं बनता था। अंजना मैम जो लिखती हैं और प्रैक्टिस करती हैं, हम्म, निपति वल्लभ रस वगैरह, तो अभी जो हम्म, नए आने वाली पीढ़ियां हैं, हम्म। उनको भी बहुत बेनिफिट होगा, उनको प्राउड फील होगा कि हाँ हमने आयुर्वेद किया प्रैक्टिस। वो तो है सर, हर 10 साल में चीजें चेंज हुई हैं, जैसे जनरेशन वाइज बहुत डिफरेंसेस आए हैं, वैसे आयुर्वेद में भी हर 10 साल में। अब जब मैं सेकंड प्रॉप में थी तो 2002 की मैं सेकंड प्रॉप पास आउट हूँ, तो मुझे 20 सालों में तो बहुत कुछ बदल गया। मतलब 20 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे, जब हमें कॉन्फिडेंस चाहिए था, तो हमारे टीचर एलोपैथ लिखते थे, तो इसलिए हम लोग को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो अब हमारी आप जनरेशन शशि शशि मैम, आप आशा मैम, प्रभात जी, ये सब हम एक जैसे एक ही बैच के हैं हम लोग सब। हाँ मैम, ए- मैं भी हाँ, 2 मैं में मेरा 99 99 में बैच ही है। हूँ, और 3 में कब है? मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ। प्रशांत भट्ट जी, सॉरी, प्रशांत भट्ट जी, शशि मैम, आशा मैम, हम सब एक बैच के ही हैं। सर आप सारे लोग 99 बैच के हो? मेरा 97 में एडमिशन हुआ था। 97 हाँ में। अच्छा, मेरा 99 है बैच। हाँ, मतलब है हम लोग सब कोई आसपास। बट आसपास ही है। आपके, आप सर महाराष्ट्र के, वहां तो आयुर्वेद का काफी उस नहीं, वक्त भी मेरा अच्छा था 90। ना। हम्म। तो हमारे यहाँ नहीं था, जैसे मतलब अभी की जनरेशन को तो बहुत कुछ मिलेगा जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी मेरे देवर ने एडमिशन कराया अपनी बिटिया को, 30 की 35 लाख आयुर्वेद में लग रहा है एडमिशन का। तो 35 35 लाख। लाख हाँ 35 सर, लाख 35 लाख देकर वो आयुर्वेद करा रहे हैं। हमने कहा हमारा 3 प्रोफेशनल की 3600 रुपए फीस थी। राइट मतलब मैम, पूरे मेरा 4.5 साल 99 की से मैंने है, सॉरी मैं भूल गई। हाँ जी मैम। मेरा 99 से है, मैं भूल गई। ठीक है मैम, लेकिन काफी मतलब वहां पे तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहती थी ना, आप मतलब 200 रुपए मंथली। मैम मेरी 18 महीने की 1200 रुपए फीस थी। वही मेरी भी बता रहे ऐसी ही मैम, थी, बहुत और कॉस्टली हो गया है। मुझे डिफेंस हाँ कोटा से सारा पैसा वापस मिल जाता था, तो मैं हाँ फ्री सर, आपका तो अलग बात है। बट हम लोग का तो, मैंने अपने बेटे को बोला था, मैंने कहा बेटा जी, जो मेरी मतलब पूरे प्रोफेशनल की फीस रही हो तो तुम्हारी 1 महीने की फीस है। एक मैंने तो महीने के लिए फ्री उनकी में बुक्स बीएमएस उतने की किया है, मेरा आती है तो मैम। सारा पैसा मिल गया। मेरा हाँ बीएमएस फ्री में हुआ, लेकिन एमडी और पीएचडी में फीस भरना पड़ा। हाँ, वो तो भरना पड़ेगा। फिर हम लोग इंटर्नशिप जब करे हैं तो 27,000 मिल गया था, बड़े आराम से। तो ये मुझे चीजें हुई थी 1700 मिलता था आजकल। महाराष्ट्र में, इंटर्नशिप में हाँ, मिलता था। हमारे यहाँ 24। हमारे यहाँ भी वही था, कुछ रहा होगा 23-2400, क्योंकि 27,000 मिला था, मुझे आज भी अभी याद है। सोचिए, इतना डोनेशन है, 35 लाख। सर मेरे देवर 40 लाख था, और उसको मतलब किसी के थ्रू करवाए हैं, तब 35 लाख में माने हैं। और जो और अच्छे कॉलेज हैं उनकी और ज्यादा फीस है। तो ये भी अच्छा है मैं ना आपको मैम, बता अभी दूं। आयुर्वेद का भी इतना वैल्यू बढ़ा है, तो अच्छा है, आयुर्वेद का सुवर्ण युग हाँ आ रहा वो है, तो ऐसा है, समझ मतलब सकते मैं हैं। आपको बता रही हूँ कि सोचो, बच्ची उनकी पढ़ने में फिजिक्स केमिस्ट्री खराब है, मतलब इतना ज्यादा डोनेशन है, लोअर मिडिल क्लास वाले कैसे पढ़ा पाएंगे, ये और सोचने वाली बात है। दुनिया याद करे कि अनुरिता मैम जैसी एक डॉक्टर थी जो हेलीकॉप्टर से घूमती थी, अपना हेलीपैड था। हाँ सर, वो तो होगा ही सारा।
जी आप लोग के पास तो सारी चीजें होंगी। जी फिर ये है परपटी का पाक जो होता है 3 प्रकार का होता है। तो ये तो पाक तो हर किसी को याद रहता है कि मृदु मध्य और खरपाक 3 चीज होते हैं। नशे से ज्यादा याद रहता है कि मृदु पाक नशे के लिए यूज करते हैं और खरपाक लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब मसाज वगैरह के लिए, है ना सर? हाँ, नहीं ये तो परपट्टी का है, परपट्टी से हाँ related है, है। लेकिन मतलब वो पाक वैसे याद कर लें कि मृदु हाँ। मध्य और खरपाक 3 है। तो मृदु पाक जो होगा कृष्ण कलर का होगा, बिना चमक का होगा, उपयोग योग्य होगा और मयूर चंद्रिकाभ जो हम लोग पढ़ते थे रसशास्त्र में, वो मृदु पाक के लिए वर्ड यूज होता है। मयूर चंद्रिका की तरह मोर का जो पंख होता है उसकी तरह आता है थोड़ा थोड़ा। फिर मध्य पाक भी कृष्ण होता है, ये चमकदार होता है। मृदु पाक वाले में चमक नहीं होगी, पर मध्य पाक में चमक होगी। सर्वोत्तम होता है और तैलाब होता है, उसमें थोड़ा सा तैल लगता है, तैल की आभा आती है। खर पाक जो होता है दबाने पर चूर्ण बन जाएगा, टूट जाएगा, निरुपयोगी होता है, रक्त वर्ण का या अरुण वर्ण का होता है। रुद्र परपटी खरपाकी प्रयोग करें। रुद्र परपटी जो होती है वो तो खरपाकी यूज होती है, अदरवाइज मेजोरिटी नहीं यूज होती, क्योंकि यहाँ पर सीधा वर्ड लिखा निरुपयोगी। तो जो हम यूज में लाते हैं मेडिकल पर्पज में, दैट इज मृदुपाक एंड मध्यपाक इंटरनल यूज के लिए। लेकिन रुद्र परपटी इकलौती है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि रुद्र बहुत भयानक रूप होता है शिव का, तो उसमें खरपाक का है। फिर रस परपटी जो है पारद और गंधक की रचना है, और ग्रहणी रोताधिकार में रस परपटी को भैषज रत्नावली में गणनाथ सेन जी ने बताया है। इसकी जो मात्रा है 2 से 8 गुंजा या 2 से 8 रत्ती हो गई, तो 2 रत्ती तो हो गई 250 मिलीग्राम और 8 रत्ती हो गया 1 ग्राम के आसपास का डोज है। ये महौषध है रस परपटी ग्रहणी लोग के लिए। और जब रस परपटी का सेवन करते हैं तो केवल दुग्ध का आहार होना चाहिए। उसमें भी तो जलोदर में भी सिर्फ दुग्ध का आहार होता है ना, पानी नहीं पीना होता है। फिर लो दुग्ध परपटी और जो है, तक्र भी रहता है मैम। अच्छा मैम मुझे तक्र बस भी दूध ही रहता है। याद है, चरक ने शायद दूध ही लिखा था बस, तक्र नहीं याद है मुझे। बागभट और ने जिसमें बनाया था। कफज रहता है ना, कफज वातज रहता है, तो उसमें हम तक्र का भी यूज कर सकते हैं। सर इसी बात से मैं एक सवाल और हाँ पूछूंगी। सॉरी, पित्तज में। हाँ पूछिए पूछिए। मैंने आज वो पढ़ा मतलब इनको भाव प्रकाश निघंटू को, तो भाव प्रकाश निघंटू में तक्र के लिए तो उन्होंने ये बोला है कि दही में जब चौथाई पानी डाल करके फेंटा जाता है, मतलब मथा जाता है, तब उसको तक्र बोलते हैं। और जो दही में से उसको मतलब थोड़ा सा पानी डालकर फेंट लिया, फिर बटर निकाल करके फिर ढेर सारा पानी डाल करके फेंटा, तो उसको छाछ बोलते हैं। और छाछ के लिए उन्होंने बोला है कि कफ कारक होता है। तो जैसे आप जो सब बताते हो तो दही बताते हो ना कि 8 गुना पानी डालकर फेंटना है, वो तो हमारा वो मेरे मुंबई पुणे का प्रैक्टिस में बोलते हैं, सब लोग इतना टाइम कहाँ है बनाने का। अच्छा नहीं, मैं मैम एक्चुअली में तक्र पेशेंट ना, को बोलना चाहती तक्र थी। जैसे, हाँ बताइए। यहाँ तो मैंने कैसे मतलब होता है ना, भापिका से पढ़ा है, मैं नोट्स में भी आपने शेयर कर जो कहा दूंगी। ना शशि मैम वही सच है, वही ऑथेंटिक है, वही हाँ अच्छा 100% सही है। ओके, तो हमने कहा यही फिर हम लोग पेशेंट को बॉम्बे जैसे पुणे में प्रिस्क्राइब करना प्रैक्टिस रहता करते है हैं ना। ना, हम बोलेंगे कि मत के दो ये बनाओ वो बनाओ, पेशेंट बोलेगा रहो, हम लेंगे नहीं दवाई। हमारा अच्छा हम लोग को ऐसा जमाने के हिसाब से, तो मॉडर्न जमाना है ना, आईटी वाले लोग हैं, बस टाइम वो नहीं। रेडीमेड पैकेट यूज करते हैं ना मैम, तो उसमें तो आप समझिए कि 16 गुना पानी तक रहता है, 10 गुना, 12 गुना, 16 मैम, गुना। मैं तो मना कर देती हूँ उसको यूज करने के लिए, मैं तो सीधे बोलती हूँ सर वो मत पियो, वो किसी काम हाँ का नहीं दवा नहीं पीना है। चाहिए, नहीं पीना चाहिए, लेकिन आजकल सबको एकदम हैंडी चाहिए, तो वो लोग मैम ये रेडीमेड पैकेट ले लेके आ, ऐसे तो चलता है। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेटर है, क्योंकि पेशेंट कई बार क्या करता है ना, फिर सिर्फ पानी से ले लेता है, तो उससे तो अग्नि और कई कई जो घृणी के रोगी होते हैं उसमें मंदाग्नि हो जाती है। जहाँ पे तक्र का प्रयोग है जैसे परपटी कल्पना में, तो वो चल जाता है, ठीक है। नहीं, मैं इस वजह से बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट को जब मैं बोलती थी ना तक्र लेने को, तो बोलते हैं मैम जी मुझे जुकाम हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। मैंने कहा आयुर्वेद में तो चरक बोलते थे, तक्र मतलब अमृत होता है ग्रहणी लोग और खासकर उधर रोगों के लिए। मैंने कहा ये लोग क्या बोलते हैं, तो नहीं अब मैम, भी मैंने देखा, संस्कारित मैंने कहा करके वैसे दीजिए ना प्रिस्क्राइब किसी को। करूंगी। हाँ अगर कफ की संस्कारित डिसीज करके। है, कफज में आप त्रिकटु के साथ यूज कर लो, हाँ और जब वातस डिसीज है तो उसमें आप शुंठी डाल लो सुनती। और सेंधव डाल लो। और एक चीज और है, मैं बता दूंगी, मतलब भेज दूंगी नोट्स। और पित्तज में चीनी डालकर यूज करना है, पांडु में अलग तरीके से यूज करना है, मूत्रकृच्छ में अलग चीज डाल करके यूज करना है तक्र को। तो ये प्रॉपर मतलब भाव प्रकाश निघंटू में अपना वो था। तो आज मैं खोली पढ़ने तो कुछ और, तो भाव प्रकाश निघंटू का यही पढ़ा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो, तो आप लोग को शेयर किया मैंने। ये परपटी वाला जी मैम। कंप्लीट कर दीजिए ना, फिर सेशन। हाँ सर मैं भी कर रही हूँ प्लीज। लॉ परपटी में कांत लो है, पीजी क्यों लिखा है, पीजी मतलब कांत
पीजीके ये अच्छा पारद कांत गंधक लौ वन, पारद और गंधक होगा। संग्रहणी भारत गंधक और कांतलौ पीजीके 1:1:1। अच्छा अच्छा, पारद गंधक कांतलो है, संग्रहणी प्रकरण में भेषज रत्नावली में लौ परपटी का है, और ग्रहणी प्रकरण में रस परपटी है, और संग्रहणी प्रकरण में लौ परपटी है। फिर उसके बाद ये है कि ताम्र परपटी जो है, ये ताम्र परपटी कासरोगाधिकार में योग रत्नाकर में है ताम्र परपटी। इसमें पारद गंधक ताम्र और वत्सनाप पड़ा हुआ है, साथ में पिपली और मधु भी पड़ी हुई है। तो ये कासरोगाति ताम्र परपटी, ताम्र गर्म एक तरीके से हम मान सकते हैं, तो हम ऐसे रट सकते हैं कि ताम्र परपटी कासरोगाधिकार में योग रत्नाकर में है। कुष्ठांत परपटी जो है, इसमें 1 से 2 गुंजाइश का डोज है, और ये रस रत्न समुच्चय में बाकुची चूर्ण के साथ इसको यूज करना है कुष्ठांत परपटी। तो कुष्ठ रोग में यूज होगा। और स्वर्ण परपटी भी संग्रहणी में है। तो लौह परपटी और स्वर्ण परपटी दोनों संग्रहणी में भेषज रत्नावली में वर्णन है, पारद गंधक के साथ ये स्वर्ण। रेशो दिया है 4:4:1। तो पारद गंधक बहुत ज्यादा है। 4:4। ये रेशो पूछते हैं सर, क्या क्वेश्चन रहता है। इसको यूज करना है शहद या भुने जीरे के साथ स्वर्ण परपटी को यूज करना है। और जी। पंचामृत परपटी भी संग्रहणी प्रकरण का मतलब लौह परपटी हो गया, स्वर्ण परपटी हो गया, और पंचामृत परपटी हो गया। ये तीनों संग्रहणी प्रकरण में भेषज रत्नावली में है। तो उसमें कांतलौ भी पारद गंधक के अलावा वज्रक अभ्रक भस्म है, ताम्र भी है। तो पंचामृत परपटी में 5 चीजें हैं, लौह अभ्रक और ताम्र है। तो लौह में कांतलौ, अभ्रक में वज्र अभ्रक है, और ताम्र है। तो 8 × 8 4 2 1 1 2 ये रेशियो है। तो वज्र अभ्रक और लौ भी 2 नहीं 1 है। फिर उसके बाद इसको शहद के साथ इनकार विजय परपटी, ये भी संग्रहणी प्रकरण का है। इसमें रौप्य स्वर्ण वैदुर्य और मुक्ता है। लेकिन यहाँ रेशियो तो ढेर सारे, पारद गंधक रौप्य तो चांदी हो गया ना सर। 4:2:1:1:2:1:4:1:4। तो यहाँ तो 1 2 3 4 2 6 ही हो रहा है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, कुछ और कम है। क्योंकि पारद गंधक रौप्य स्वर्ण वैदुर्य और मुक्ता, तो 4 2 6 ही हुआ है, पर 9 है। इसको भी शहद के साथ लेने का भी संग्रहणी प्रवृत्ति। तो लौ परपटी, पंचामृत परपटी, विजय परपटी, और उसके पहले एक और परपटी थी। लेकिन यहाँ पे जो रेशो लिखा है ना, तो 4:2:1:1 ऐसा करके, फिर बीच में कुछ नहीं है 2:1, फिर 4:1:2, ऐसे कुछ ऐसे नहीं समझ आ रहे। चलिए सर, मैं बुक में देख करके कल अभी बता देते हैं। पर्टिकल बताएगा। और बाकी पे हम रुक जाते हैं, अभी हम बाकी बाद में करेंगे ना कल। हाँ ढेर सारा है सर। हाँ, अभी एक ही दिन सब नहीं पढ़ेंगे। तो थैंक यू। कंचन मैम कुछ बोल रही थी, आपका आवाज। हाँ मैम प्लीज बोलो। वो एक्चुअली ना, वो ये जो रेशो दिए है ना, उसके बारे में पूछते हैं। मतलब रस परपटी में पारद और गंधक का रेशो क्या है, ऐसा क्वेश्चन रहता है सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू सभी लोग को आज का, लेकिन बहुत मजा आया। थैंक यू सुशी मैम, थैंक यू सर, थैंक यू आशा मैम, थैंक यू कंचन मैम, थैंक यू सभी को। आप पढ़ के विजय परपटी कल बताइएगा। तो हाँ, अभी मैं अभी रास्ता खोलती हूँ। और हम 8:15 बजे फिर मिलते हैं, फिर इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम। थैंक यू सर।